हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। साथियों, आज सीटेट पेपर 2 के अंतर्गत साइंस में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है जल, जो कि न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर कट चुका है। लेकिन आप लोग मैसेज कर रहे थे सर न्यू एनसीईआरटी से पढ़ाइए, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी सिलेबस है आपका सब ओल्ड एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। न्यू एनसीईआरटी में सब वही सिलेबस है, बस कुछ चैप्टर न्यू एनसीईआरटी में काट दिए गए हैं, उसको एक में सम्मिलित कर दिया गया है। तो यह जल चैप्टर जो है न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं इसको इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको पेपर 2 में साइंस में प्रश्न बार बार देखने को मिलते हैं, साथ ही एसएसटी में भी यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो कि न्यू एनसीईआरटी में कट चुका है। तो लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूँ कि मान लीजिए अगर न्यू एनसीईआरटी से आएगा तब भी आप लोग कवर कर लेंगे, अगर ओल्ड एनसीईआरटी से भी प्रश्न बन जाएगा तब भी कवर कर लेंगे, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी के जितने चैप्टर हैं मैं उसको करवा चुका हूँ। एक चैप्टर और न्यू एनसीईआरटी में बचा हुआ है, इसके बाद आएगा, उसको भी कवर करवा दूंगा। और ये वाला चैप्टर मैं कवर करवा दे रहा हूँ, उसके बाद आपका न्यू एनसीईआरटी से पूरा खत्म हो जाएगा क्लासिक। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में भी इसके बाद 2 चैप्टर बचे हुए हैं, तो मैं इसको भी कवर करवा दूंगा, क्योंकि आपको पूरा डीपली पढ़ना है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है ना, तो हमको तैयारी भी उसी लेवल पे करनी होगी। तो इसलिए आप लोग बार बार मैसेज मत करिए टेलीग्राम पे कि सर ओल्ड एनसीईआरटी से क्यों पढ़ा रहे हैं जबकि एनसीईआरटी का पैटर्न बदल चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ चैप्टर कम हुए हैं बस। चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप लोग क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए, वहीं पर आपको क्लासेज की नोट्स पीडीएफ सब प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है जल। तो जल ही जीवन है। आप लोगों ने यह स्लोगन कई बार सुना होगा। जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सब लोगों के लिए जल जीवन के लिए आवश्यक माना गया है। पानी का रंग नहीं होता है, लेकिन सूर्य की रोशनी से कारण नीला दिखाई देता है। जल गंधहीन यौगिक होता है, तो जल जो होता है वह एक गंधहीन यौगिक माना गया है। पानी या जल पारदर्शी होता है, जिससे उसके अंदर के जीव देखे जा सकते हैं। यही कारण है कि पानी के अंदर के जीव और पौधे जीवित रह पाते हैं। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, जबकि लवणी या गंदा जल विद्युत का सुचालक होता है। वैसे दोस्तों, शुद्ध जल भी कुछ हद तक विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन उसमें मौजूद मिनरल्स के कारण। तो जल जीवन के लिए आवश्यक माना गया है। पानी वाटर का रंग नहीं होता है, लेकिन सूर्य की रोशनी के कारण यह नीला दिखाई देता है। जल गंधहीन यौगिक होता है। पानी या जल पारदर्शी होता है, जिससे उसके अंदर के जीव देखे जा सकते हैं। यही कारण है कि पानी के अंदर के जीव और पौधे जीवित रह पाते हैं। और शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, जबकि लवणी या गंध जल जो होते हैं वह विद्युत का सुचालक होते हैं। वैसे दोस्तों, शुद्ध जल भी कुछ हद तक विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन उसमें मौजूद मिनरल्स के कारण होता है। जल एक आम रासायनिक पदार्थ माना गया है। जल शब्द का उपयोग केवल इसी तरल अवस्था के लिए किया जाता है। जल की 3 अवस्था होती है। तो जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्था होती है। कौन कौन से? तरल, ठोस और बर्फ। तरल, ठोस, बर्फ, यानी लिक्विड में हो गया आपका, सॉलिड हो गया, ठोस, और बर्फ में आ गया, और जल वाष्प है। जल एक कार्बनिक यौगिक माना गया है। तो जल एक कार्बनिक यौगिक है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। यह ऑक्सीजन के एक और हाइड्रोजन के 2 अणुओं से मिलकर बना है, इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम H2O है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जल का H2O होता है, जो कि एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। जल पृथ्वी के सतह से 71% भाग को ढकता है। तो जल जो है वह पृथ्वी की सतह के 71% भाग को ढकता है। पृथ्वी पर यह अधिकांश महासागरों और अन्य बड़े जल निकायों में पाया जाता है। साथ ही 1.6% जल भूमिगत जल स्रोतों में और 0.001% जल वायु में वाष्प, बादल, वायु में निलंबित ठोस और द्रव जल कणों में निर्मित और अवक्षेपण के रूप में पाया जाता है। सतही जल का 97% भाग लवणी समृद्ध, 2.4% ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ की ठोपी और 0.6 अन्य सतही जल स्रोत जैसे नदी, झील और तालाब हैं। जल की आवश्यकता। तो जल जो है वह पीने, नहाने, खाना पकाने, कपड़ा धोना आदि के उपयोग में लिया जाता है। तो जल जो है इसकी कहाँ कहाँ पे आवश्यकता पड़ती है? पीने में, नहाने में, खाने में, कपड़ा धोने में आदि में। गृह कार्य, स्वच्छता एवं पेयजल। तो पानी हमारे दैनिक दिनचर्या एवं घरेलू कार्य जैसे बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, भोजन बनाना या सफाई कार्य में उपयोग होता है। स्वच्छ जल को ही पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है। यह जल पूर्णतः शुद्ध माना होना चाहिए। शहरों में गांव की अपेक्षा अधिक जल का प्रयोग होता है। शहरी भागों में प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन 150 लीटर पानी का उपयोग करता है, वहीं गांव में केवल 50 लीटर ही उपयोग किए जाते हैं।
जल का उपयोग रहन सहन एवं दैनिक आदतों पर भी निर्भर करता है। यही कारण है कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में विकासशील देशों की अपेक्षा 3 गुना जल प्रति व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन उपयोग में लाया जाता है। वहाँ केवल शौच कर्म से ही 10 लीटर व बाथ टब स्नान में 200 लीटर पानी व्यर्थ कर दिया जाता है। भंडारण द्वारा तो विभिन्न जलाशयों का निर्माण करके उनमें जल संग्रह करना जल संसाधन का सबसे पुराना उपाय है। भंडारण की संभावना एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पानी की उपलब्धता और अस्थलाकृतियों दशाओं पर निर्भर करती है। इस भंडारण के लिए वातावरण के अनुकूल नीति विकसित करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव की जांच करने की आवश्यकता है। ताप विद्युत गृह क्या होता है? तो ताप विद्युत गृह जो है इसको थर्मल पावर स्टेशन भी कहते हैं। तो ताप विद्युत केंद्र को थर्मल पावर स्टेशन कहा जाता है। वह विद्युत उत्पादन संयंत्र है जिसमें प्रमुख घूर्णी प्राइम मूवर भाप से चलाया जाता है। यह भाप कोयला, गैस आदि को जलाकर एवं पानी को गर्म करके प्राप्त की जाती है। इस संयंत्र में शक्ति का परिवर्तन कन्वर्जन रैकाइन चक्र या साइकिल के आधार पर किया जाता है। रैकाइन साइकिल के आधार पर काम करता है। शीतकरण क्या होती है? तो शीतकरण मतलब इसको समझ लीजिए आप लोग, उद्योगों में रासायनिक क्रियाओं एवं ऊष्मा आदान प्रदान की प्रक्रिया से जल अत्यंत गर्म हो जाता है, जिससे ठंडा करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। यदि यह अनुपयोगी गर्म जल नदियों में छोड़ा जाता है तो इसे तापीय प्रदूषण कहते हैं। इस कारण जल जो होता है वह पारिस्थितिकी तंत्र व जल में रहने वाले जीव जंतुओं की प्रजनन क्रियाएँ प्रभावित होती हैं। विद्युत निर्माण क्या होता है? तो विद्युत निर्माण के लिए बॉयलर में पानी भरकर भाप से टरबाइन चलाया जाता है। जल विद्युत परियोजनाओं में जल को अत्यधिक ऊंचाई से एवं सुरंग बनाकर कई बार गिराया जाता है, जिससे टरबाइन घूमने पर विद्युत उत्पन्न होती है। आज भारत में गंगा के उद्गम स्थल एवं प्रारंभिक मार्ग के लगभग 20 जल विद्युत परियोजनाएं लगाई जा रही हैं, जिसके लिए गंगा के प्राकृतिक प्रवाह को रोककर उसे सुरंगों में प्रभावित कर जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। इस कारण आजकल गंगा का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। फसल उगाने के रूप में जिस प्रकार मनुष्य को अपनी शारीरिक आवश्यकताएं हेतु जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्यों की भांति पौधों के लिए भी जल एक आवश्यक संसाधन माना गया है। अर्थात जल के बिना ना मनुष्य रह सकता है और ना ही पौधे। वातावरण को नम बनाए रखने के लिए भी पौधे जल प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। अर्थात पौधे जमीन में जल लेकर तने और पत्तियों के माध्यम से वातावरण को जल देते हैं। दूसरे शब्दों में वातावरण जल की मांग पौधों में जल संचार के कारण बनती है। पौधों के लिए आवश्यक कई प्रकार के खनिज तत्व रासायनिक यौगिक मिट्टी में मौजूद रहते हैं, लेकिन पौधे उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते। जल उन तत्वों को घोलकर पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण द्वारा आवश्यक तत्व पौधों को देती हैं तथा जल को बाहर निकाल देती हैं, जिसे वाष्पोजन प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे की संरचना को बढ़ाने में केवल कुल जल का 1% भाग ही व्यय होता है। शेष 66% वाष्पोजन द्वारा वातावरण ग्रहण कर लेता है। अर्थात पौधों को 2 कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधों की संरचना के लिए कितना जल चाहिए, वाष्पोजन में कितना जल लगेगा। पौधों की संरचना में कितना जल लगेगा या पौधों के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अर्थात यह पौधे की फसल पर निर्भर करता है कि पौधे अपनी संरचना हेतु कितना जल लेते हैं। वाष्पोजन में लगने वाला जल वातावरण की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर वातावरण में अधिक जल ग्रहण करने वाली परिस्थितियां होंगी तो जल अधिक लगेगा, और अगर परिस्थितियां कम जल ग्रहण करने वाली होंगी तो कम जल की आवश्यकता होती है। जल कहाँ से प्राप्त होता है? जल जो है नदियों से, झरनों से, तालाबों से, कुओं से अथवा हैंडपंप से जल प्राप्त होता है। जल विलुप्त होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। नदी, तालाब, झील, महासागर सभी जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl यानी नमक महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। सोडियम क्लोराइड सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक माना गया है, जिसे नमक या साधारण नमक कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। तो जो महासागरों का खारा जल होता है जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाता है। सोडियम क्लोराइड का एक अकार्बनिक यौगिक माना गया है, जिसे नमक या साधारण नमक कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह एक आयनिक यौगिक माना गया है। समुद्र के जल का खारापन मुख्यतः उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड के कारण है। इसी प्रकार अनेकों बहुकोशिकीय जंतुओं के बाह्यकोशिकीय द्रव्य के खारेपन का भी कारण है, उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग भोजन में
तथा भोज्य पदार्थों के संरक्षण में होता है। अनेक औद्योगिक प्रकरणों में भारी मात्रा में सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता पड़ती है। सोडियम और क्लोरीन के यौगिक के निर्माण के लिए सोडियम क्लोराइड का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। मार्गों पर बड़े बर्फ को पिघलाकर हटाने के लिए सोडियम क्लोराइड का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल द्रव वाष्प में बदल जाता है। हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण में किसी पदार्थ को बिना उबाले द्रव्य से वाष्प गैस तो वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल द्रव वाष्प में बदल जाता है। हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण में किसी पदार्थ को बिना उबाले द्रव्य में वाष्प या गैसीय अवस्था में बदला जा सकता है। वाष्पीकरण में एक तरल पदार्थ गैस में बदल जाता है। उदाहरण के लिए जब पानी को गर्म किया जाता है तो पानी के अणु इतनी तेज़ी से कंपन करते हैं कि वह जल वाष्प के रूप में वातावरण में निकल जाते हैं। वाष्पीकरण एक प्राकृतिक घटना मानी गई है जो तरल पदार्थ के आसपास की गर्मी का उपयोग करती है। हालांकि यह ज़्यादातर गर्म तरल पदार्थों के साथ होता है या तब भी होता है जब तरल पदार्थ ठंडे हों या कमरे के तापमान पर हों। वाष्पीकरण एक सतही घटना है क्योंकि यह मुख्य रूप से तरल पदार्थ की सतह पर होता है। उदाहरण के लिए धूप में रखे एक गिलास पानी में सतह से पानी वाष्पित होने लगता है जिससे जल स्तर धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे ठंडा चलता है कि वाष्पीकरण एक सतही घटना मानी गई है। वायु में जल वाष्पन गर्म तथा संघनन ठंडा परिवर्तित करने के प्रक्रम को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, इसका मतलब है कि इसकी दर में वृद्धि या कमी हो सकती है। आइए हम सामान्य कारणों को जानते हैं वाष्पीकरण प्रभावित करने की। सबसे पहला कारण है सतह क्षेत्र। यह सबसे आम कारण है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, जिसका मतलब है कि सतह क्षेत्र जितना अधिक होगा वाष्पीकरण उतना अधिक होगा। तो एक बड़े सतह क्षेत्र वाला एक तरल कम सतह क्षेत्र वाले तरल की तुलना में तेज़ी से वाष्पीकरण करेगा। उदाहरण के लिए एक गिलास और एक फर्श पर फैले हुए जल में से फर्श पर फैला जल गिलास के पानी की तुलना में तेज़ी से वाष्पित या सूख जाएगा। तापमान में वृद्धि। तो तापमान में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। जब तापमान बढ़ता है तो किसी पदार्थ के कणों या अणुओं में की ऊष्मा ऊर्जा या गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अधिक गतिज ऊर्जा के कारण अन्य अणुओं के साथ आकर्षण बल को आसानी से पार कर सकते हैं और तापमान बढ़ने पर सतह से उच्च दर से वाष्पित होने लगता है। नमी में कमी। हवा में मौजूद नमी की मात्रा या जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। आर्द्रता में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण कम हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नम हवा में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह गीली सतहों में तरल पदार्थों की सतहों में कम पानी लेती है। जबकि जब हवा कम आर्द्र होती है और सूखी होती है या नमी कम होती है तो हवा की गीली या तरल सतहों में पानी लेने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। हवा की गति। तो हवा जो होती है, जब हवा तेज़ गति से चल रही होती है तो वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। उदाहरण के रूप में गीले कपड़े हवा वाले दिन तेज़ी से सूखते हैं, जिस कारण यह है कि द्रव्य के वाष्प के कणों को वायु तेज़ी से बहा ले जाती है। तो हवा जब होती है तेज़ गति से चल रही होती है तो वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। उदाहरण के लिए गीले कपड़े हवा वाले दिन तेज़ी से सूखते हैं। इसका कारण यह है कि द्रव्य के वाष्प के कणों को वायु तेज़ी से बहा ले जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरल की प्रकृति। तो द्रव्य की प्रकृति वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। तरल पदार्थ में विभिन्न गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः यदि दोनों द्रव्यों का ताप बढ़ा दिया जाए तो अल्कोहल पानी से पहले उबलने लगेगा। कम क्वथनांक वाले तरल के मामले में वाष्पीकरण की दर उच्च क्वथनांक वाले तरल की तुलना में अधिक होगा। पवन क्या होता है? हवा भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। यदि वायु शांत है तो जलीय धरातल में लगी वायु वाष्पीकरण होते हुए संतृप्त हो जाएगी। वायु के संतृप्त होने पर वाष्पीकरण रुक जाएगा। यदि वायु गतिशील है तो संतृप्त वायु को उस स्थान से हटा देती है, उसके स्थान पर कम आर्द्रता वाली वायु आ जाती है। इससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया फिर प्रारंभ हो जाती है, जब तक होती रहती है जब तक संतृप्त वायु पवन द्वारा हटाई जाती रहती है। गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें। तो बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह को संघनित हो जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ में ऊपर जाते हैं ताप कम होता जाता है, वहीं जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ठंडी होती जाती है। जल कणिका क्या होती है? तो पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें हम लोग जल कणिका कहते हैं। बादल क्या होता है? बादल वातावरण में स्थिर पानी की बूंदों या आइस क्रिस्टल से बने होते हैं, जो आकार में काफ़ी छोटे और हल्के होते हैं। ये हवा में टहल सकते हैं।
बादल आसमान में जलवाष्प के संघनन गैस से लिक्विड बनने की प्रक्रिया से बनते हैं। संघनन की वजह से हम जलवाष्प को देख सकते हैं। बादल कई तरह के होते हैं जो पृथ्वी के मौसम और जलवायु का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। बादल एक छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती रहती है, जो हमें बादलों के रूप में दिखाई देते हैं। तो बादल क्या होते हैं? वातावरण में स्थित पानी की बूंदें होते हैं जो आइस क्रिस्टल से बने होते हैं, जो आकार में काफ़ी छोटे और हल्के होते हैं। ये हवा में ठहर सकते हैं। बादल आसमान में जलवाष्प के संघनन गैस से लिक्विड बनने की प्रक्रिया से बनते हैं। संघनन की एक वजह से हम जलवाष्प को देख सकते हैं। बादल कई तरह के होते हैं जो पृथ्वी के मौसम और जलवायु का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। बादल पानी या बर्फ के हजारों नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बनते हैं। ये नन्हे कण इतने हल्के होते हैं कि हवा में आसानी से उड़ने लगते हैं। यहाँ एक गतिविधि है जिसे आप घर पर आजमा सकते हैं। स्टोव पर पानी की एक पाट रखो, उसमें एक उबालने करने के लिए ले जाओ। एक सूखा ढक्कन लें और उसके 1 मिनट के लिए ढक दें और ढक्कन को ऊपर उठाएं। क्या होता है? पानी की बूंदें ढक्कन को नीचे गिरा देती हैं और वापस बर्तन में गिर जाती हैं। संक्षेप में यही होता है। वायुमंडल जलवाष्प सहित गैसों से बना होता है। कभी कभी अधिक जलवाष्प तब डाला जाता है जब सूर्य की गर्मी की क्रिया पृथ्वी की सतह पर पानी गैस वाष्पीकरण में बदल जाता है। पौधे अपने पत्तों को जलवाष्प का उत्पादन भी करते हैं, जिससे वाष्पोजन कहा जाता है। बादल के प्रकारों की बात की जाए तो उच्च स्तर, तो ऊंचे बादल जो होते हैं वो आसमान में कुछ किलोमीटर ऊंचाई पर बनते हैं, जिनकी सटीक ऊंचाई उस तापमान पर निर्भर करती है जहां वह बनते हैं। ये बादल 5 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। वहीं निम्न स्तर की बात की जाए तो निम्न स्तर जो है और नीचे बादल की धरती की सतह से 1-2 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। हालांकि ये बादल भूमि को छूते हुए भी बन सकते हैं, जिन्हें फॉग कहा जाता है। वहीं मध्य स्तर की बात की जाए तो मध्य स्तर के बादल निम्न स्तर और उच्च स्तर के बादलों के बीच में बनते हैं। इनकी ऊंचाई धरती की सतह से 2 से 7 किलोमीटर के बीच होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्षा क्या होती है? तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल के वाष्पीकरण होने से जलवाष्प वायुमंडल में पहुंचता है तथा ऊंचाई पर तापमान कम होने से उसका संघनन होता है। फलस्वरूप मेघ बनते हैं तथा वर्षा बूंदों का निर्माण होता है। जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे हम लोग वर्षा या रेनफॉल कहते हैं। बहुत सी जल कणिकाएँ आपस में एक बड़े माप की जल की बूंदें बनाती हैं। ये जल की बूंदें भारी होने पर वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है। वर्षा के प्रकार, तो वर्षा 2 प्रकार के होते हैं, एक संवहनीय वर्षा, एक पर्वतीय वर्षा, एक चक्रवाती वर्षा, यानी 3 प्रकार के होते हैं। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। संवहनीय वर्षा क्या होती है? तो इसकी उत्पत्ति गर्म और आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से होती है। विषुवतीय प्रदेशों अथवा शांत पेटी में यही वर्षा होती है। उच्च तापमान तथा आर्द्रता के कारण इन क्षेत्रों में दोपहर 2 से 3 बजे के बीच घनघोर बादल छा जाता है। कुछ क्षणों की मूसलाधार वर्षा के बाद 4:30 बजे तक वर्षा रुक जाती है, आसमान साफ हो जाता है। तो जो संवहनीय वर्षा होती है इसकी उत्पत्ति गर्म और आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से होती है। विषुवतीय प्रदेशों में अथवा शांत पेटी में यही वर्षा होती है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता के कारण इन क्षेत्रों में दोपहर 2 से 3 बजे के बीच घनघोर बादल छा जाता है। कुछ क्षणों की मूसलाधार वर्षा के बाद 4:30 बजे तक वर्षा रुक जाती है, आसमान साफ हो जाता है। पर्वतीय वर्षा की बात की जाए तो जब जलवाष्प में लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना होता है तो यह वायु ठंडी होने लगती है। ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संघनन के पश्चात होने वाली इस प्रकार की वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ पर्वत श्रेणी समुद्र तट के निकट अथवा उसके समांतर हो। संसार की अधिकांश वर्षा इसी रूप में होती है। जिस पर्वतीय ढाल पर वर्षा होती है उसे वर्षा पोषित या पवनाभिमुख क्षेत्र कहते हैं, जबकि विमुख ढाल पर वर्षा नहीं होती तथा इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। चक्रवाती वर्षा क्या होती है? तो चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवाती क्षेत्रों में होती है। यह चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती या वातागी वर्षा कहते हैं। 2 विपरीत स्वभाव वाली हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो वाताग का निर्माण होता है। इस वाताग के सहारे गर्म वायु ऊपर की ओर उठती हैं और वर्षा होती है। यह वर्षा मुख्य रूप से मध्य उच्च अक्षांशों में होता है। इसी को हम लोग चक्रवाती वर्षा कहते हैं। संघनन क्या होता है? तो जलवाष्प को जल में परिवर्तन करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। तो जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को हम लोग संघनन कहते हैं। संघनन की क्रिया कैसे होती है ये फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के जल पर पड़ता है तो जो समुद्र का जल होता है वह वाष्प बनकर बादल के रूप में परिवर्तित होता है और यह बादल जब हवा के साथ पहाड़ी आदि इलाकों में आता है तो यहाँ यह वर्षा के रूप में वापस तालाब में चला आता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौम जल क्या होता है? पृथ्वी का शुद्ध जल भौम जल के रूप में उपलब्ध है।
तो पृथ्वी पर जो पीने योग्य जल हैं, जो नल के रूप में या कुएं के रूप में या सबमर्सिबल के रूप में, इसी को हम लोग भौम जल कहते हैं। जल चक्र क्या होता है? महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। महासागर तथा जलीय भागों के बीच के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। तो बाढ़ क्या होता है? अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण बन जाता है। वर्षा ना होना तो भौम जल की कमी को सूखा पड़ जाता है, इसी को हम लोग सूखा कहते हैं। जल को विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए और सावधानी बरते जिससे जल व्यर्थ ना हो। तो सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप लोग क्लासेज की नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स PDF सब प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।